हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग जो हिंदी की सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसमें सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया वर्णमाला। उसको मैंने एक ही लेक्चर में, जो भी 1 घंटे का लेक्चर बना था, संपूर्ण वर्णमाला मैंने डिस्कस की। उसके बाद में फिर मैंने वर्णमाला से आपको टॉप 50 क्वेश्चन दिए, वो आपने किए। फिर मैंने स्टार्ट की आपके लिए संधि। संधि में सबसे पहले 1 घंटे का लेक्चर था जो स्वर संधि पर डिपेंड था। फिर हमने विसर्ग संधि करी आधे घंटे में। फिर आज जो भी टाइम लग जाए व्यंजन संधि हमको कंप्लीट करना है। सारे रूल समझने हैं और ट्रिक समझना है। बाकी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सजाया है और चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे लेखपाल, पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, जीडी इत्यादि, जो भी हिंदी जिसमें पूछी जा रही है, तो आप निश्चिंत रूप से इस लेक्चर को देख सकते हैं। जो भी हिंदी जिस भी एग्जाम में पूछी जा रही हो, और आपका ये चैप्टर जरूर होगा, किसी भी मतलब जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, जो ये सिलेक्टेड चैप्टर होते हैं वो जरूर होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं और जो है व्यंजन को पूरा सा अच्छे से समाप्त करते हैं। चलिए देखिए, व्यंजन संधि। पहले तो हमने समझा था कि जो संधि थी उसके 3 भाग थे। संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से 3? एक तो स्वर संधि, एक विसर्ग संधि और एक व्यंजन संधि, जिसमें हमने स्वर संधि खत्म कर ली। इधर स्वर संधि के भी 5 भाग थे, उनको भी हमने समाप्त कर लिया। और विसर्ग संधि को मैंने 2 ट्रिक में समाप्त कर दिया। और व्यंजन में आज आपको रूल के हिसाब से चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको चीज़ें समझते हुए चलनी है। ठीक है, इसमें क्या है, जब आप एक बार संधि पढ़ लोगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो माइंड में एकदम से टक से क्या हो जाएगा, सही बैठ जाएगा, और आपको लगेगा भैया हाँ ये चीज़ तो पढ़ी है, इसमें यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्यंजन संधि। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। मैंने आपको कुछ तरीके से भी समझाया था, यानी कि कोई स्वर आ जाए और कोई व्यंजन आ जाए तो आपको ये जो संधि बनेगी ये व्यंजन संधि होगी। या हम कह सकते हैं व्यंजन व्यंजन ही आ जाए तो भी आपकी व्यंजन संधि बन जाएगी। यानी कि व्यंजन का होना एक जगह अति आवश्यक है, तभी वो व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई व्यंजन की परिभाषा। उदाहरण के रूप में समझेंगे दिक प्लस अंबर, दिगंबर। अब ये दिगंबर कैसे बना, क्या रूल था, वो भी हम आपको बताएंगे। दिक प्लस गज, दिग्गज। जगत प्लस ईश, जगदीश। अब ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे जो जगत है वो उसमें आधा ता है, ध्यान रखना। दिक में ये देखो आधा का है, इसका मतलब ये व्यंजन है, ये इसमें स्वर नहीं है। अगर यहाँ पर पूरा होता दिक ऐसे और यहाँ पर होता गज, तो यहाँ पर ये आ मिल गया है, यहाँ पर आ नहीं है, खाली मतलब समझ रहे हो, पूरा है। यहाँ पे जो जगत में है वो ता लगा, आधा लगा हुआ है। ठीक है, वो ध्यान रखना। दिक क्या है, ये व्यंजन है। यानी कि जो है आपने जो व्यंजन पढ़े थे उसमें एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित व्यंजन होता है। तो ये स्वर रहित व्यंजन है, जिसके पीछे हलंत लगा हो, जिसके पीछे हल लगा हो, वो नीचे वो स्वतंत्र व्यंजन होता है, यानी कि वो स्वर रहित व्यंजन होता है। तो ये स्वर रहित व्यंजन है और ये स्वर है, यानी कि व्यंजन और स्वर मिलने से क्या बनी, सॉरी व्यंजन संधि बन गई आपकी। यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर व्यंजन है, तो दोनों के व्यंजन और व्यंजन मिलने से भी क्या बनी है, व्यंजन संधि बनी है। यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर स्वर है, तो वहां से भी आपकी व्यंजन संधि ही बनी हुई है। ठीक है, अब हम लोग इसको अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं, एक एक रूल को समझेंगे। चलिए पहला रूल है और पहले रूल के हिसाब से समझेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आवश्यकता पड़ने पर अर्थात शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने ही वर्ग के तीसरे व पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। मतलब वो कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग भाई हम जानते हैं 5 वर्ग होते हैं, जिसमें से पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, और ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। हालांकि हमें लिखना नहीं चाहिए था, वो हमने लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमने आपको पूरी वर्णमाला पढ़ाई है। अगर वर्णमाला पढ़ाई है तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छे डिटेल से भी पढ़ी है। आप भी उस लेक्चर को जरूर देखें, मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, संपूर्ण हिंदी के नाम से वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही जरूरी है।
पूरा संधि उस पर डिपेंड रहता है, वर्णमाला पर। तो प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण है वो आवश्यकता पड़ने पर अपने वर्ग के तीसरे और पांचवें में बदल जाता है। मतलब जो का है वो गा में बदलेगा और जो का है वो डा में भी बदलेगा। ये चीज है, मतलब ये का इसमें बदले, जैसे चा है वो जा में भी जाएगा और इसमें भी बदलेगा, टा इसमें बदलेगा, ता इसमें बदलेगा, पा इसमें बदलेगा, साथ साथ में इसमें भी बदलेगा, इसमें भी बदलेगा, इसमें भी और इसमें भी, ऐसे करके वो बदलेगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखना प्रत्येक वर्ग आपको होना चाहिए भाई। प्रत्येक वर्ग कौन सा आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क च ट तप, कचट तप, ये पहले वर्ण होते हैं। और पूरी आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए। टा में जैसे टा ठा डा ढा णा, तो ये सब एक एक लाइन याद होनी चाहिए आपको, देख देख के नहीं, जैसे पूरी वहां नहीं लिखोगे तो आपको ये सब अच्छे से आना चाहिए। मतलब जैसे ता है और ता का आपको तीसरा वर्ण पता होना चाहिए भाई। ता वाली लाइन में तीसरा वर्ण क्या होता है? दा होता है। अगर आपको यही नहीं पता चल पा रहा है तो फिर दिक्कत है। पा वर्ग में जो है तीसरा क्या है? बा है। इसके लिए आप वर्णमाला जो हमारे लेक्चर है वो आप जरूर देख लें। ठीक है, तो आवश्यकता पड़ने पर अर्थात शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने ही वर्ग के तीसरे और पांचवें में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ऐसी जगह से तोड़ेंगे जहां पर कोई शब्द का अर्थ बन रहा हो। पूरी संधि हम लोगों ने पढ़ डाली है कि ऐसी टुकड़े करते हैं जिन दोनों टुकड़ों के अपने आप में अलग अलग अर्थ हों। ठीक है, अपने अपने आप में अलग अलग अर्थ होने चाहिए। जैसे यहाँ पर वाक का अलग अर्थ है, ईश मतलब भगवान, उनका अलग अर्थ है, अंबर अलग है और दिक का अलग अर्थ है। यहाँ भी दिक का अलग है, यहाँ पर भी गज का अलग अलग है। मतलब ये सब जो वर्ण टूटे हैं उनका सबका अर्थ है। अगर आप इसको पूरा को वाक लिख लोगे तो फिर यहाँ पे बढ़िया अर्थ नहीं आएगा, मतलब कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये चीज है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको ऐसी जगह तोड़ना है जहां पर वो अर्थ बना रहा हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पीछे बताया भी था। वो कह रहा है कि शब्द का अर्थ बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरा और पांचवें में बदल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेंगे समझाने में। ठीक है, बस थोड़ा सा, फिर बाकी आपको उड़ाते हुए चले जाएंगे। जैसे समझना, जैसे लिखा हुआ वाक धन ईस। अब आपसे आ गया, अब आपसे पूछा जा रहा है, मान लेते हैं ये हमको दिया ही नहीं गया, ये नहीं दिया गया वागीस, और पूछ रहा है वाक प्लस ईस से क्या बनेगा। नीचे ऑप्शन होंगे वागीस, वाकीस, ऐसे करके। तो आप भाई देखो ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। देखो ये का है तो का किस में बदलेगा? गा में। तो का ड़ा नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वाणीस कुछ नहीं फिर हो पाएगा, क्योंकि वागीस होता है। ठीक है, तो इससे वाक, तो देखो यहाँ पर कैसे बना, यहाँ से वाक मिला और यहाँ से मिला ईस, तो का तो बदल गया गा में। ठीक है, और यहाँ से ईस था और शुरू में तो वाक लगा ही था, तो जब दोनों को मिलाकर लिखा गया तो ये हो गया वागीस। मतलब का में जो 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 गा में बड़ी ई की पाई चढ़ाओगे तो वागीस बनेगा। जैसे दिक प्लस अंबर, तो यहाँ का तो बदल गया गा में, आधा गा बनेगा, और यहाँ से अंबर में छोटा आ गया, तो जब छोटा आ गा में मिला तो पूरा गा बन गया। देखो पूरा गा लिखा हुआ है और यहाँ बचा क्या? अंबर, तो ये बना दिगंबर। सेम इसी प्रकार देखो का बदलागा गा में, और यहाँ पर देखो गज है, यहाँ पर कोई वर्ण तो है नहीं, तो अब कोई स्वर तो है नहीं जो गा को पूरा करेगा, इसलिए गा यहाँ पर आधा ही रहेगा। देखो इसमें भी आधा ही है। दिक प्लस गज, दिग्गज होगा, दिग्गज। ठीक है, चलो और समझते हैं, और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे तब जाकर और भी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो सट प्लस आनन, सट मतलब टा किस वर्ग का है? ये देखो टा है, टा का तीसरा वर्ण क्या होता है? डा। तो देखो सट प्लस आनन, सडानन बन गया। देखो टा का परिवर्तन डा में हो गया, लेकिन आधा डा बनेगा। लेकिन यहाँ तो बड़ा है इसलिए बड़ा का डंडा, इसमें डा में जब लगेगा भैया, जब यहाँ पे स्वर रहित में डा में, डा कैसा है? स्वर रहित में जब आ जोड़ोगे तो ये पूरा डा बन जाएगा, बड़ा का डंडा सहित। तो देखो सडा और बाकी नन तो था सडानन। तो सट प्लस दर्शन, सट दर्शन। अब देखना टा से बना आधा डा। अब देखो यहाँ पर कोई स्वर है नहीं जो इसको कंप्लीट करे। भाई स्वर होगा तभी तो स्वर रहित व्यंजन में जो स्वर जुड़ेगा तो वो कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर स्वर है नहीं। तो देखो यहाँ पर सड ऐसे लिखा रहा, बाकी दर्शन ऐसे लिख दिया गया। तत् प्लस अंतर, तदंतर। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। देखो ता का परिवर्तन दा में होगा। देखो ये ता रहा और ये तीसरा वर्ग इसका क्या है? दा है। मतलब ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है और तीसरा वर्ण क्या होगा? ता था दा, मतलब तीसरा वर्ण होगा, तीसरे में बदल गया। उत प्लस घाटन, उद्घाटन होगा। अप प्लस जा, अब जो होगा अब्ज। पा का परिवर्तन जा में होगा। देखो पा जो है किसमें बदलेगा?
पा का परिवर्तन जो है बा में होगा, ये बा में बदल जाएगा। इसीलिए देखो पा की जगह पर बा आ गया है, आधा पा गया है तो आधा ही बा आएगा। लेकिन यहाँ पर जा के सामने कोई स्वर तो है नहीं, तो इसीलिए अब्ज रहेगा। अप प्लस द अब्द होगा, क्योंकि पा का तीसरा वर्ण क्या है, बा है। ठीक है, ठीक है। और ता का तीसरा वर्ण क्या है, दा। टा का डा है, चा का जा है, ठीक है, का गा है। ऐसे करके आप ध्यान रखो, इनको तीसरा वर्ण आपको पता होना चाहिए। और भी एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिए हैं। उत प्लस मूलन उन्मूलन, क्योंकि ता का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, दा। अब देखो यहां पर देख लो, यहां पांचवें में बदल गया है, कैसे पता चला, देखो उत प्लस मूलन था। अब देखो शब्द बढ़िया बनना चाहिए। अब यहां होगा उद्मूलन, उद्मूलन होगा नहीं, उन्मूलन होता है, आपने सुना भी होगा उन्मूलन। तो जब आपसे वो अर्थ शब्द देगा तो शब्द के हिसाब से ही वो नीचे ऑप्शन देगा। तो आपको इसमें सोचने की बात नहीं है कि हम कैसे जाने कि तीसरे में बदल रहा है कि पांचवें बदल रहा है, वो आपको उस हिसाब से शब्द देगा। जैसे देखो यहाँ पर उत प्लस नति, अब आपको उत प्लस नति से मान लेते हैं ये हमको दिख ही नहीं रहा है, उत प्लस नति से आप क्या बनाओगे, उन्नति तो बनाओगे। तो उत प्लस उन्नति हो गया भैया, उन्नति बनेगा, उन्नति। ठीक है, देख के पता चल जाता है उत प्लस नाथ, क्योंकि ता का परिवर्तन नाम में हो गया भैया पांचवें वर्ण में, उन्नति। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, यानी कि ता का परिवर्तन नाम में हो गया, बहुत ही फेवरेट है। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ होगा। सट प्लस मूर्ति षडमूर्ति होगी, यानी कि टा का परिवर्तन देखो ऋणाम में हो गया, टा का परिवर्तन ये ऋणाम में हुआ है पांचवें में। सट प्लस मूर्त षडमूर्ति, सट प्लस मुख षडमुख, सट प्लस मास षडमास। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सारे, ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। यदि सम उपसर्ग के बाद का क्रिया से बना कोई शब्द आ जाए तो दोनों के बीच में दंतव्य सा का आगम हो जाता है। मतलब जैसे सम उपसर्ग है, इसके बाद में जो चैप्टर होगा वो उपसर्ग चैप्टर ही होगा। तो ध्यान रखो, जैसे सम उपसर्ग है उसके बाद में का से बना कोई शब्द आ जाए, जैसे सम प्लस कृति तो संस्कृति होगा। अब देखो कैसे, इस चीज को हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया सम और यहाँ से हो गया कृति। अब देखो, अभी आपको समझाया गया कि सम के बाद में अगर का क्रिया से बना कोई शब्द आ जाए तो उसके बीच में एक दंतव्य सा का आगमन हो जाएगा। तो कौन सा सा आएगा, ये वाला आधा सा आ जाएगा। और प्लस कृति, वो अपनी जगह पर कुछ उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, वो सब ऐसे लिखा रहा है। अब इसको मिला के कैसे लिखोगे, तो माँ का तो अनुस्वार बन जाता है, आपने पीछे पढ़ा होगा, तो माँ का तो अनुस्वार हो गया। अब बचा आधा सा, तो आधा सा को ऐसे लिखा जाता है और इसमें लिख लेंगे कृति, तो ये बनाएगी आपकी संस्कृति। ऐसे ही सम प्लस कार संस्कार, क्योंकि माँ का तो अनुस्वार में परिवर्तन हो गया तो ये अनुस्वार बिंदी लग गई और ये आधा सा जो आएगा वो बीच में लग जाएगा, बाकी कार ऐसे रहा। सम प्लस कर्ण संस्करण हो गया, क्योंकि सम उपसर्ग के बाद में का क्रिया से बना कोई शब्द आ जाए तो उसमें दंतव्य सा का आगम हो जाता है। इस रूल को आपको ऐसे के ऐसे ही याद रखना है। ओके, चलो रूल नंबर 3 देखते हैं। यदि परि उपसर्ग के बाद में का क्रिया से बना कोई शब्द आ जाए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य सा का परिवर्तन जो है आगम हो जाता है। जैसे परिधन कृत, अब देखना परिधन कृत, अब परि उपसर्ग के बाद में का से को बना कोई शब्द आ जाए तो मूर्धन्य सा कौन सा, ये वाला पेट चिरा वाला सा का आगम हो जाएगा। तो परि भैया और मूर्धन्य सा का आगम हो गया, आधा सा आ जाएगा और कृत, तो इसको जब मिला के लिखोगे तो ये बनेगा परिष्कृति। तो ध्यान रखना ये वाला एग्जाम्पल, परिष्कृत, परि प्लस कार परिष्कार, परि प्लस करण परिष्करण। ठीक है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। अब देखो आप कितनी जल्दी में जा रहे हो, एकदम से आप बस इस पर बेस्ड जो भी आएगा आप समझ जाओगे। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी स्वर के बाद में छा वर्ण आए तो दोनों के बीच में चा का आगम हो जाता है। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख लेना, स्वर के बाद में छा आ जाए, छा वर्ण आ जाए तो दोनों के बीच में एक वर्ण आ जाएगा जिसका नाम है चा। तो इस चीज को आप ऐसे ट्रिक के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, आधा चा आएगा। जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, देखो यहाँ उ है स्वर और यहाँ पे स्वर के बाद में छा आया है। अब ये ना समझना कि ना ए आया है, ऐसे मूर्खों वाली बात नहीं करेंगे, ए नहीं छा आया है। तो तुम कहो कि नहीं गुरुजी यहाँ पर उ आया और यहाँ पर ए आया, छेद कैसे लिखोगे। जब आपने छंद वर्ण किया होगा तो उसमें पहले छा बनाएंगे फिर ए की पाई लगती है, ऐसे होता है। तो अनु प्लस छेद अनुच्छेद हो जाएगा, क्योंकि उ के बाद में यानी कि स्वर के बाद में छा आएगा तो बीच में चा आ जाएगा, चा का आगम हो जाएगा। परि प्लस छेद परिच्छेद, पित्र प्लस छाया पितृ छाया। तो देखो यहाँ री है, री भी स्वर होता है, तो ध्यान रखना इसके बाद में छाया है तो इसके बीच में आधा वाला चा आ गया है। देखो वी प्लस छेद विच्छेद, मात्र प्लस छाया मात्र छाया, मात्र छाया होगा। जैसे पितृ छाया वृक्ष छाया,
तो आपसे वृक्ष छाया कैसे लिखोगे? आपसे पूछा जाएगा बताओ सही शुद्ध वर्तनी वृक्ष छाया की कैसी है, तो ये लिख देंगे, वृक्ष पहले लिख लेंगे और फिर उसके बीच में चा लगा देंगे तो वृक्ष छाया हो जाएगा। ठीक है, जैसे मात्र छाया तो इसमें चा रहेगा बीच में, ये जरूर ध्यान रखना। चलो रूल नंबर 5, कह रहे माँ के साथ, आधा माँ के साथ, यारा लावा सा सा सा, इसको हम लोग अंतस्थ या उस व्यंजन, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं आधा माँ के बाद में अंतस्थ या उस व्यंजन आए में से कोई भी वर्ण मिलने पर जो माँ है, माँ की जगह पर अनुस्वार लग जाता है, सिंपल से। जैसे आपको ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं, सम प्लस वत, वैसे भी हम लोग जानते हैं माँ का अनुस्वार भी बनता है, तो सम प्लस वत क्या बनेगा? संवत बनेगा। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस हार संहार, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस से संशय। तो ध्यान रखना है कि माँ के बाद में अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन में से कोई आ जाएगा तो जो माँ का है वो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है। ठीक है जी, हाँ भाई, प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम वर्ण होता है वो अनुनासिक कहलाता है, सिंपल सी बात है। अनुनासिक वर्ण आवश्यकता पड़ने पर अर्थात शब्द का अर्थ बनाने के लिए अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, ये तो सिंपल बात है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, ये जो माँ है ये 5वां वर्ण है, इसी को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। वो यही कह रहा है कि जो अनुनासिक वर्ण है वो आवश्यकता पड़ने पर अर्थात शब्द का अर्थ बनाने के लिए अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे संकल्प को शुद्ध रूप से ऐसे ही लिखे जाएंगे, जैसे सम प्लस ख्या संख्या हो जाएगा, सम प्लस गम संगम हो जाएगा, सम प्लस कर संकर हो जाएगा, सम प्लस जीवन संजीवन हो जाएगा, सम प्लस चय संचय हो जाएगा, किम प्लस चित किंचित हो जाएगा, दम प्लस ड तो दंड हो जाएगा, खम प्लस ड खंड हो जाएगा, सम प्लस विधान संविधान हो जाएगा, परि प्लस मान परिमाण हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगा है, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है, आवश्यकता पड़ने पर अर्थात शब्द का अर्थ बनाने के अनुसार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ना है, ना के लास्ट में नहीं, यहाँ ना का परिवर्तन रा में हुआ है, तो परि प्लस मान परिणाम हो जाएगा, राम धन आयन रामायण हो जाएगा। इसको हम अलग से भी समझ सकते हैं कि जो ना है वो रा में परिवर्तन हो जाता है शब्द का सही अर्थ बनाने के लिए। जैसे राम प्लस अयन रामायण बनेगा, रामायण लिखते हैं हम लोग उसको, परि प्लस मान परिणाम होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है ज्यादातर जो माँ का परिवर्तन है वो अनुस्वार में हो जाता है। ओके, यदि ता के बाद में चा जा ला वर्ण आए तो ता का परिवर्तन क्रमशः चा जा ला में हो जाता है। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, यदि भैया ता के बाद में चाहे तो जा आए या चा आए या ला आए, तो जो ता का परिवर्तन है वो चा जा ला में हो जाएगा। यानी कि ता के बाद में अगर जा आएगा तो ता का जा बन जाएगा, ता के बाद में अगर चा आया तो ता का चा बन जाएगा, ता के बाद में अगर ला आया तो ता का ला बन जाएगा। जैसे उत प्लस चारण, तो ता के बाद में चा आया है तो ता का भी क्या बनेगा? चा बनेगा, तो उत प्लस चारण उच्चारण हो जाएगा। क्योंकि भैया देखना, उत धन चारण, तो ता के बाद में चा आया है तो यहाँ पर बनेगा उच्च चारण, तो दोनों को जोड़ देंगे तब कैसे लिखेंगे? उच्चारण, क्योंकि ता का परिवर्तन किसमें होगा? जा में होगा। जैसे सत प्लस जन, तो ता के बाद में जा आया है तो ता का भी जा बन जाएगा, सज्जन हो जाएगा। तत् प्लस लीन तल्लीन हो जाएगा, क्योंकि ता के बाद ला आया है तो ता भी ला में परिवर्तन होगा। उत प्लस लास उल्लास हो जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आप जरूर किताबों का सहारा जरूर लें और आप देखें कि सर ने सही बताया है या गलत बताया है। जैसे हम सिर्फ आप इतना करना, जो जो एग्जाम्पल होंगे उनका आप जरूर प्रैक्टिस करना, और प्रीवियस ईयर अगर किसी चीज़ का है तो आप उसको सॉल्व करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि माँ के बाद में माँ है तो द्वित्व अर्थात द्विगुण हो जाता है, सिंपल है। सम प्लस मान सम्मान हो जाएगा, यानी कि माँ के बाद अगर माँ है तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, वो वैसे रहेगा। सम प्लस मत सम्मत हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो द्विगुण हो जाएगा। इसको द्विगुण व्यंजन भी बोल सकते हैं, सम प्लस मत सम्मत, ठीक है। यदि किसी स्वर के बाद में दंतव्य सा आए तो दंतव्य सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता है। मतलब वो कह रहा है कि भैया अगर कोई स्वर के बाद में दंतव्य सा आता है तो इस सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाएगा, ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो देखो अभि प्लस सेग अभिषेक बना, यानी कि यहाँ पर छोटी ई आई और छोटी ई के बाद में सा आया, तो स्वर के बाद में सा आया तो उस सा का परिवर्तन अभिषेक, मतलब अभिषेक में पेट चिरा वाला सा लगेगा। वी प्लस सम तो विषम बनेगा, तो देखो विषम ऐसे लिखा जाता है। तो ये छोटा सा रूल था, आप इसको जरूर ध्यान रखें।
अगला है यदि ता के बाद में सा आए तो ता का चा तथा सा का छा हो जाता है। वो देखो फिर कैसे, ये ता के बाद में सा आ जाए तो ध्यान रखना, जो ता का तो है वो चा हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और जो सा है उसका बन जाएगा छा। ये आप ध्यान रखें। जैसे सत प्लस शास्त्र, छात्र बन जाएगा, क्योंकि ता आया, ता के बाद सा आया, तो ता का परिवर्तन तो चा में हो गया, देखो ये चा लिखा हुआ है, और जो सा था सा की जगह पे देखो छा आया, तो सच्छात्र बन जाएगा। ये आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, छोटा सा एक जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया। रूल नंबर 11, अब बस हम लोग को फिनिश होने वाला है। यदि ता के बाद में हा है तो ता का परिवर्तन दा में तथा हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। जैसे इन रूल को ऐसे भी लिखना है जैसे हम लिखवा रहे हैं, ता के बाद में क्या आ जाए, हा आ जाए, तो ता का तो परिवर्तन दा में हो जाएगा, मतलब ता जो है वो दा में बदल जाएगा, जो हा जो है वो धा में बदल जाएगा। इनको ऐसे भी लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे लिखे याद रहेंगे आपको। जैसे उत प्लस आर, ता के बाद में हा आया तो ता का तो बना जो है दा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज बतानी है हमको, उत धन हार, तो ता का तो बन गया भैया दा, और वो भी आधा बनेगा, और हार में बनेगा यहाँ पर धार। दोनों को जब जोड़ के लिखोगे तब बनेगा उद्धार, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, उ और धार, ये देखो ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर एक खास बात जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो दा आधा है लेकिन टंगा कौन है, धा। आपको ऐसा लगेगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें आधा व्यंजन कौन सा है, आप तो कहोगे जो नीचे धा टंगा ये आधा है, लेकिन ये गलत बात हो जाएगी, धा पूरा है। देखो यहाँ पर धा पूरा था धार, और यहाँ दा आधा है, यानी कि आधे दा में ये धा टंगा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके उत प्लस हरण उद्धरण, यहाँ पर अगर पूछे दा आधा है कि धा आधा है तो आप कहना सर दा आधा है धा पूरा है। ठीक है, कैसे कोई जब ना माने तो कहना उत प्लस हरण, ता का परिवर्तन दा में हुआ तो हुआ उद, और हरण का हुआ धरण। ठीक है, तब दोनों मिला के बना उद्धरण, तत् प्लस ही तद्धति। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात थी जो बताई गई। ठीक है, लो भाई संधि आपकी खत्म हो गई। कौन सी, व्यंजन संधि। कितने मिनट में, 22 मिनट में संधि आपकी खत्म हो गई। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी खैर लिए हैं। ये जो स्लाइडें होती हैं, स्लाइडों का फायदा यही है कि जो समझाने में आप तुरंत तुरंत समझाते चले जाओ, और क्योंकि इसमें लिखना नहीं होता है, सब पहले से ही लिखा होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब वही चीज़ अगर हम बोर्ड पर लिखते तो ये जो लेक्चर है 2 दिन चलता, 2 दिन का मतलब है 2 घंटे चलता है, 2 घंटे चलता, तो अभी तो 22 मिनट में खत्म हो गया। इसका फायदा होता है, आप इसका फायदा लीजिए, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लिया मान लो अभी, अब एक बार इसको फिर रिवाइज कर लीजिए, फिर आप इसके एग्जाम्पल लगाओ, फिर देखो आपको कितना अच्छा लगता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के लिए अलग चैनल बना दिया है, हालांकि मैंने मैथ और जीएस और हिंदी भी समय में चला रहे हैं। मैथ का संपूर्ण कोर्स पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। हिंदी का संपूर्ण कोर्स हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हिंदी के लेक्चर हैं वो संपूर्ण पार्ट में डिवाइड है। मतलब जैसे हमने आपको वर्ण पढ़ाया पूरा वर्णमाला एक में ही, व्यंजन मतलब संधि बड़ी थी तो मैंने संधि 3 पार्ट में, बड़े बड़े पार्ट थे तो उनको हमने अलग कर दिया। जैसे आपने विसर्ग को अलग कर, मतलब जो है स्वर को अलग कर लिया, विसर्ग को अलग किया, व्यंजन। अब ये हो गया। अब एक पार्ट में सिर्फ आपको उपसर्ग पढ़ाएंगे, दूसरे पार्ट में आपको प्रत्यय पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पढ़ा लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे शब्द के भेद। वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, वो उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।